आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। मिलिट्री कोर्ट के अंदर इमरान खान का केस जाएगा या नहीं, आमिर फारूक साहब ने इस हवाले से क्या एतराज लगाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त थी इसके ऊपर आमिर फारूक साहब का क्या कहना है, ये हम तफसील के साथ रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर राजा साहब, जासूसी हो रही थी और जासूसी 3300 नोकिया जो पुराना हैंडसेट है इसके ऊपर हो रही थी। ये जासूसी किस मुल्क के लोगों के साथ मिलकर हो रही थी, और ये इल्ज़ाम जो इमरान खान के ऊपर लगाया गया इसकी कितनी हकीकत है। और इसके साथ साथ महमूद अचकजई की जो मुलाकात हुई राना सनाउल्लाह से, इसकी तस्दीक हो गई है। राना सनाउल्लाह किसके कहने पर मुलाकातें कर रहे हैं। और एक खबर आज ये भी कोट हुई है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान से बात की जाए और 2 माह से पहले बात कर ली जाए। अगर हमने आज बात ना की तो शायद 2 माह के बाद बहुत देर हो जाएगी। इसका भी एक जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने कि इसके अंदर कितनी सदाकत है। राजा साहब, पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात वाली जो कहानी है ये पहली दफा नहीं हुई। इससे पहले भी मुज़ाकरात का हमने बहुत दफा सुना, और मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की इस वक्त जो है वो सियासत हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के आपको बयानात जो नजर आएंगे। लेकिन इस मुज़ाकरात से पहले जब कोई ये कहते हैं ना कि इमरान खान का फौजी ट्रायल हम करेंगे, तो फिर एक लम्हे के लिए ये बात जरूर ज़हन में आती है कि फौजी ट्रायल और मुज़ाकरात ये कैसे चीजें आगे चलेंगी। 4 बड़े इंतहाई अहम मौक़िफ़ कहें या एक बैकग्राउंड है मिलिट्री कोर्ट पे इमरान खान का केस चलाने के हवाले से। आपको याद होगा राय साहब के सबसे पहले जिन खदशात का खान साहब ने इजहार किया 19 अगस्त की ये बात है, जब जनरल फैज हमीद साहब को फौजी तहवील में लिया गया तो उस वक्त इमरान खान ने ये कहा था कि अब ये इसे वादा माफ गवाह बनाकर मेरे खिलाफ जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। उससे पहले खान साहब ने कहा था कि ये फौज का इंटरनल मामला है, आप जो मर्जी करें, हमें इससे क्या लेना देना। मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था और वो DGISI थे, और जो ताल्लुक एक DGISI का प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब हुकूमती वज़रा ने ये कहना शुरू किया कि अब तो फैज हमीद के बाद किसी और की भी बारी आएगी, और जो फैज याब हो रहे थे हम उन्हें भी पकड़ेंगे, लेकिन उसके बाद खान साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया कि इन सबको मालूम है कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो गए, 200 मुकदमात में कुछ नहीं निकला, लिहाजा अब फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाकर जो है इस्तेमाल किया जाएगा। राय साहब, पहला जो रिएक्शन था मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाने के हवाले से वो ख्वाजा आसिफ का था। वो ये कहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। फिर 25 अगस्त को बैरिस्टर अकील ने यह इशारा दिया कि इमरान खान 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात जो हैं उनके फौजी अदालतों में चल सकते हैं। फिर तीसरी चीज आजम नजीर तारड़ ने यह कही कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है अगर होना है तो इसका फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। और फिर एंट्री हुई राना सनाउल्लाह की कि अगर फैज हमीद और इमरान खान के दरमियान किसी किस्म की रवाबित थे और ताल्लुकात थे, और वो जिस तरह से इस दिन पोर्ट्रेट किया जाता है कि शायद कोई जासूसी हो रही थी, ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही मैं आगे चलकर उस पर भी बात करूंगा कि जरूर उन्होंने फोन अब निकाला है नोकिया 3300, इस पर जासूसी कैसे होती है, तो इमरान खान का मुलविस होना साबित होता है तो फिर कार्रवाई होगी। राय साहब, ये 4 चीजें हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI पहुंच गई है और PTI ने कहा है कि देखें खदशात हैं कि हमारे ऊपर ये खान साहब का जो केस है इसे ले जाया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। राय साहब, क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो एतराजात लगाए गए हैं आमिर फारूक साहब के, मैं चाहूंगा कि ये जो 4 एतराजात हैं हमें बताएं और फिर अपना तज्जिया भी पेश करें कि इन एतराजात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अदालतों के ऊपर रिलाई करेगी। इन अदालतों के ऊपर, खैर आमिर फारूक साहब के ऊपर तो पहले ही इन्होंने अदब एतमाद का इजहार किया हुआ है, और फिर ये एतराजात जो उनकी तरफ से लगाए गए आज। राय साहब देखें हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब यानी फौजी क़यादत और खान साहब के मुतल्लिक 2 खबरें भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। जो अहम सवाल आपने पूछा उसका जवाब भी अपने नादरीन के सामने रखते हैं, और एक बहुत बड़े इस्तीफ़े के मुतल्लिक जो एक अहम खबर है
वो भी इसी प्रोग्राम में कुछ आगे चलकर शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हाशमी साहब, एक जो बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया कि इमरान खान साहब से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक 9 मई के वाक़यात में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतसाब नहीं हो जाता। अच्छा, ये जो बयान है इसका पस मंज़र बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब जो आखिरी मरतबा, यानी आखिरी मरतबा से ये मुराद नहीं है कि उसके बाद उनकी कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, यानी जो उनका आखिरी सेशन हुआ है, जो लेटेस्ट सेशन हुआ है मीडिया टॉक का, जिसमें सहाफ़ियों को बड़ी ख़ास किस्म की हदायत जारी की गई और सहाफ़ियों को ये कहा गया कि अब आप इमरान खान साहब से कोई सवाल नहीं करेंगे ताकि इस मीडिया टॉक का जो दौरानिया है इसको महदूद तरीन कर दिया जाए और इमरान खान साहब खुद ही जो बात कहना चाहते हैं वो खुद करें मुख्तसर से वक्त में, और सहाफ़ी कोई सवाल जवाब जो है वो खान साहब के साथ ना करें, क्योंकि ख़दशा ये होता है कि इमरान खान साहब 1 मिनट या 2 मिनट की मीडिया टॉक करते हैं तो जो अरबों रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं इमरान खान साहब के बयानिए को तोड़ने के लिए, जो आपके प्राइम टीवी चैनल्स हैं, यानी जो मरकज़ी मीडिया है, उसको इश्तहारात की सूरत में या सोशल मीडिया पर जो कि कुछ डिजिटल चैनल्स लाए गए हैं इमरान खान साहब का बयानिया तोड़ने के लिए, तो वो इमरान खान साहब की 1-2 मिनट की जो टॉक है वो अरबों रुपए को 1 मिनट में भस्म कर देती है और इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो टीवी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी, और जो आपके 1500-2000 के करीब न्यूज़ व्लॉग्स होते हैं उनमें भी इमरान खान साहब का बयानिया जो है ये हावी आ जाता है। तो इस सूरत हाल में जब इमरान खान साहब ने अपनी लेटेस्ट टॉक में ये बात की कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होंगे जो कि फ़ैसला करने वाली क़ुव्वतें हैं, क्योंकि इस कठपुतली हुकूमत के पास फ़ैसला करने का कोई अख्तियार नहीं है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब इसके बाद एक मरतबा फिर ये हुकूमती सफ़ों में खलबली है और ख्वाजा आसिफ अब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त होंगे, यानी ख्वाजा आसिफ खुद आर्मी चीफ का रूप धार के, खुद ही ये फ़ौज का रूप धार के कह रहे हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त होंगे जब 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान साहब और पीटीआई के कारकुनों का एहतसाब मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके अंदर एक दिलचस्प बात यह है कि उमर अयूब साहब जो हैं उनको कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके ख्वाजा आसिफ की वो जो तकरीर थी, जो आज भी यूट्यूब पे हमारे व्यूअर्स जो हैं ये जाके देख सकते हैं, तो उमर अयूब ख्वाजा आसिफ को कोट करके ये तकरीर दोहरा दें पार्लियामेंट के अंदर कि ख्वाजा आसिफ ने हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये घटिया बात की थी कि ये फ़ौज 48 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, 84 की जंग हारी, उसके बाद कारगिल को दोबारा वापस लेने के लिए जंग हारी, और अभी भी ये फ़ौज ढिठाई के साथ, जो कि कौम का हड्डियां निचोड़ के खा गई है, अभी भी ढिठाई के साथ दिफाई बजट में इजाफा मांगती है। ये तकरीर किसने की थी? ये ख्वाजा आसिफ ने की थी। तो इस तकरीर को ख्वाजा आसिफ को कोट करके दोहरा के उमर अयूब कौमी असम्बली के अंदर ये मुतालबा करें कि जब तक ख्वाजा आसिफ का एहतसाब नहीं होता उनके इस घटिया स्टेटमेंट के ऊपर, उस वक्त तक ख्वाजा आसिफ या नून लीग से हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ ने रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें की, जिसमें उनका ये बयान आज भी ढूंढा जा सकता है जब उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को वो धमकियां दे रहे थे जब वो बाहर बैठे हुए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने रियासत पाकिस्तान और पूरी फौज के खिलाफ ये साजिश की कि मैं कारगिल के सारे राज खोल दूंगा जो मेरे सीने में दफन है। और बतौर सहाफ़ी मैंने खुद देखा कि इंडियन टीवी चैनल ने नवाज शरीफ के इस बयान को हेडलाइन में चलाया और इंडिया के जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले दिफाई तजियाकार थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने यह बता दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, और नवाज शरीफ ने यह भी बता दिया कि जो करगिल का एडवेंचर था ये फौज ने किया, यानी पाकिस्तानी फौज ने किया। और नवाज शरीफ अब फौज को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये राज खोल दूंगा कि तुमने
कारगिल की जंग खुद शुरू की और ये सारा मिस एडवेंचर जो है ये तुम्हारा था। इसके ऊपर भी ये उमर अयूब कौमी असेंबली में खड़े होकर कहें कि जब तक ये और इसी तरह मरियम नवाज ने जो कहा था कि आज़ाद कश्मीर में फौज के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ उस तरह की बगावत हो गई है जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ होती है, तो जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे इस पर भी ये मुतालबा किया जाए पार्लियामेंट के फ्लोर से कि इनका एहतसाब किया जाए, तब जाके हम इस कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, ताकि इस कौम को भी पता चले। ये जो इस्टेब्लिशमेंट ने बयानिया बना रखा है कि इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात में फौज के खिलाफ या फौजी क़यादत के खिलाफ साजिश की, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता चले, इस कौम को भी पता चले, आवाम को पता चले कि फौज के खिलाफ असल और घिनौनी साजिशें किसने की। आखिरी एक 10 सेकंड इसके अंदर जो है जनरल बाजवा का एक ब्रीफिंग का एक जो वाकया 10 सेकंड में मैं सुना देता हूं, जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि आपके करियर का तल्ख तरीन लम्हा कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि तल्ख तरीन लम्हा वो था जब हमारी फौज, हमारी पाक फजाइया की जो वाजे फतह थी भारत के खिलाफ फजाई मार्के में, जब अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया, तैयारा मार गिराया। पूरी दुनिया के मीडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वो चंद सेकंड की फुटेज थी। हमारी फतह को इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेज किया गया। अय्याज सादिक ने यह बयान दे दिया कि आर्मी चीफ पार्लियामेंट आए तो उनकी टांगें कांप रही थी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मेरी नहीं, रियासत पाकिस्तान की फतह को एक शिकस्त में अय्याज सादिक ने बदला। इंडिया ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया फौज के अंदर से। ये कोट अनकोट मैं बता रहा हूं, 11 सहाफी इसके गवाह हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि फौज के अंदर से मेरे ऊपर बड़ा दबाव आया कि अय्याज सादिक ने रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश की है, इसलिए अय्याज सादिक के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जनरल बाजवा ने फिर यह कहा कि मैंने ये सोचा कि चलो जमहूरियत के मफाद में मैं ये कार्रवाई नहीं करता। तो ये भी इसके अंदर ये ऐड कर लें। और डॉन लीक्स को जनरल राहिल शरीफ और जनरल बाजवा दोनों ने फौज के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन साजिश करार दिया था, जिसकी मास्टरमाइंड मरियम नवाज थी, चौधरी निसार अली खान साहब वजीर दाखिला थे। मैंने बतौर सहाफी उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने कोट अनकोट ये कहा कि डॉन लीक्स कोई फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत था। तो ये सब पहले माफी मांगे, माफी नहीं मांगे, इनका एहतसाब हो और उसके बाद फिर ये इनसे मुज़ाकरात हो, ताकि एस्टैब्लिशमेंट को ये इदराक हो कि उनके खिलाफ या फौज के खिलाफ असल साजिश किसने की है। और एक ऐसा बयानिया मत बनाया जाए फौज के मुतल्लिक, फौज के तकद्दुस के मुतल्लिक, जिसको सिर्फ इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। राय साहब, इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो ये था कि कैपिटल हिल पे जब हमला हुआ ना, तो लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई किया कि ये हमलावर कौन थे। और इसके बाद आपको ये भी पता है कि पिछले 1 महीने से बरतानिया के अंदर जो कुछ हुआ और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, लोगों को सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई किया गया। पाकिस्तान के अंदर ये जो आपने पूरा बताया ना कि 9 मई का बयानिया और सारा बिल्कुल ठीक है। आप 1.5 बरस में सीसीटीवी फुटेज से लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। जब आप कैपिटल हिल की और बरतानिया की एग्जाम्पल देंगे तो फिर आपको उस निज़ाम को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा उन हालात में जिसमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करके प्रोसिक्यूशन ने रातों रात, यहाँ पे अदालतें लगी हैं, 24/7 अदालतों ने काम किया और उन्हें उनके कैफे किरदार तक पहुंचाया गया। लेकिन बरतानिया में राय साहब, किसी फर्द के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, उसके जराइम के तनाजुर में, उसकी पार्टी एफिलिएशन पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी से है, ग्रीन पार्टी से है, लिब डेम से है, टोनी का है, टोरी गवर्नमेंट साहब का उससे ताल्लुक है, कंजर्वेटिव से है या लेबर से है। और अमेरिका में भी यही कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान में 1.5 बरसों में ये कुछ हुआ नहीं है। आज जो मिलिट्री कोर्ट की बात, ट्रायल की बात हो रही है, आपने कहा कि इनके बयानात को भी देखें तो राय साहब फिर इनका भी सबका ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए। आपने जो 4 एतराजात हैं राय साहब, अगर आप इनको पढ़ें और जो लगाए गए हैं आमिर फारूक साहब की तरफ से, ये बड़े ही अजीबोगरीब से एतराजात थे
और आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ की आप कैसे बात कर सकते हैं। दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे आ गई, और मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है। चलें, ये टेक्निकल बात जो आखिरी इन्होंने की है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस से भी तो कोई पूछे कि वहां पर आप क्यों फैसला नहीं करते और क्यों ज़ेर इल्तवा है। राज साहब, आज मैं तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को सुन रहा था ARY न्यूज के ऊपर, तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त 102 के करीब नौजवान जो हैं वो तहवील में हैं, उनके केसेस का कुछ नहीं पता लग रहा। अगर उन्हें सजा हो जाती तो तकरीबन 6 माह या 8 माह या साल सजा उनको मिल सकती थी, लेकिन वक्त 1.5 बरस के करीब हो गया, लेकिन अभी तक इनके केसेस का किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के ऊपर क्या करना है, हुकूमत पूरी जो है फील्डिंग लगा रही है। देखें आशमी साहब, जस्टिस आमिर फारूक जो हैं, इनसे जो एतराज़ात इनकी अदालत ने लगाए हैं इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसके अंदर फिर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स यानी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला ज़ेरे इल्तवा है, तो फिर किस बुनियाद पर इससे पहले ही ये कठपुतली हुकूमत ये कह रही है कि हम पंजाब हुकूमत जो है ये लेके जाएगी केस मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का, तो पंजाब हुकूमत के पास इसका क्या इख्तियार है और इसके लिए क्या सॉलिड ग्राउंड्स मौजूद हैं, यानी इसके मुतल्लिक एविडेंस क्या मौजूद है। इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कोई वीडियो एविडेंस मौजूद है। इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के वक्त कहाँ पे थे। इमरान खान साहब जब 9 मई के वाक़यात हुए उस वक्त इमरान खान साहब नैब की तहवील में थे, और नैब की तहवील से उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि वो अपने कारकुनों या क़यादत से रब्ता कर सकते। इमरान खान साहब की कोई ऑडियो कॉल मौजूद नहीं है, यानी ये जो पिछले 14 माह 15 माह गुजरे हैं, इन 15 माह में सरतोड़ कोशिशें की गई कि इमरान खान साहब की कोई ऑडियो कॉल निकाल ली जाए, कोई वीडियो एविडेंस निकाल लिया जाए। हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, और एक आधा ऐसा भी होता है जो कि इस्टेब्लिशमेंट का मोल होता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का मुखबर होता है। इसी तरह तहरीक इंसाफ में भी 1 2 3 इतनी बड़ी पार्टी है, 1 2 3 लोग ऐसे होंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मुखबर होंगे। आधे जो छोड़ के चले गए अभी मौजूद हैं। इनमें से एक फयाजुल हसन चौहान के मुतल्लिक भी कहा जाता है कि वो बैक वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मुखबर भी थे, और इसी तरह इमरान खान साहब के लिए बड़ी लाउड पिच पर बात करते थे ताकि 92 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने कहा कि साजिश हुई थी। तो ये भी वैसे इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जब अपने वो एजेंट मुकर्रर करते हैं तो ज़रा उनका इंटेलेक्ट लेवल भी चेक कर लिया करें। अगर फयाजुल हसन चौहान ये कह रहे हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इसलिए जीता कि मसनूई तरीके से बारिश बरसाई गई थी, तो इनके इंटेलेक्ट चेक करवाने के लिए भी वैसे वो मिलिट्री हॉस्पिटल भी है, एक CMH भी है यहाँ पे पिंडी में, तो वहाँ इनका कोई इंटेलेक्ट लेवल जो है ना वो चेक करवाना चाहिए। तो बहरहाल जूम्स के ऊपर मीटिंग्स होती रही या इमरान खान साहब की व्हाट्सएप ऑडियो या वीडियोस के ऊपर मीटिंग्स होती रही, तो बहुत आसान है हाशमी साहब आजकल किसी कॉल को रिकॉर्ड करना। प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो कॉल्स हैं, जो कि कहा जाता है कि हमारी सबसे सिक्योर लाइन है, जो लैंड लाइन है इसको सबसे सिक्योर लाइन कहा जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से की गई कॉल्स जो हैं अगर वो बग हुई हैं, अगर उसके बाद वो लीक हुई हैं, तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो उनकी कॉल्स को बग करना, उनको उनकी टैपिंग करना या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई वीडियो एविडेंस लाना अगर मौजूद होता तो ये तो बड़ा आसान काम था। तो 13-14 माह की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं सामने लाए जा सके, यहाँ तक कि वो लोग जो कि सीन के ऊपर मौजूद थे 9 मई के शवाहिद आए हैं ना, वो शवाहिद आए हैं ना, वो सुन लें अगर आप इजाजत दें तो। शवाहिद आ गए ना, शवाहिद ख्वाजा साहब लेकर आए हैं। ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में नोकिया 3300 इस्तेमाल करते रहे, ये दुनिया का महफूज फोन समझा जाता है। ये हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा का हाल है।
और इमरान खान को पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सारी कहानी का खुरा उनकी तरफ जाएगा। वो जो कुछ करते रहे, फैज हमीद इससे सबसे बाखबर आदमी है, सब चंद दिनों में तय हो जाएगा। अख्तर मेंगल के इस्तीफे की खैर बात की है, लेकिन मेरे लिए ये 3300 वाली जो बात है ना राय साहब, 3300 यानी खुरा बानी पीटीए की तरह। राय साहब क्या करते रहे हैं? मोदी से फोन पे बात करते थे, नेतन्याहू से फोन के ऊपर बात करते थे, किससे बात करते थे इमरान खान? और क्या था, पाकिस्तान के असासों के बारे में बात करते थे कि कहाँ कहाँ असासे हैं, क्या करते थे? हमने तो इस मुल्क के अंदर जब भी पाकिस्तान में जो अपोजिशन में होता है, ये बातें उसके हवाले से हम सुनते रहे। माजी में जवेद लतीफ ने कहा था ना, आपको याद होगा, आज वो कहते हैं ना कि 9 मई का हिसाब लेंगे, और 9 मई जो है वो हमारे, हम भी कहते हैं हिसाब लो, आप भी कहते हैं राय साहब कि हिसाब होना, सब कहते हैं हिसाब जो होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लाएं और चेक करें। मरियम के बारे में ये जवेद लतीफ ने ही कहा था कि सरकार, अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि पाकिस्तान खपे, फिर इनके ऊपर केस हो गया। तो क्या होता है इन केसेस का? अगर कोई वाकई मुहब्बे वतन नहीं है तो फिर उसको उसके किरदार को आखिरी मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन राय साहब, ये जो 3300 नोकिया इन्होंने पकड़ा है ना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है नवाज शरीफ साहब की और उनकी पार्टी की। 3300 नोकिया पकड़ लिए इन्होंने। देखिए आशवी साहब, इमरान खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। अच्छा, ये जो नोकिया 3300 सीरीज़ थी, जिसके बाद 3310 सीरीज़ आई, ये आज से कम 18 साल पहले ये फ़ोन डिसकंटिन्यू हो गया। 18 साल पहले ये फ़ोन डिसकंटिन्यू हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, इस फ़ोन को जदीद फ़ोन नहीं, इस फ़ोन को एक मजबूत फ़ोन उस वक्त इसलिए कहा जाता था कि ये, आप अगर इसकी बॉडी देखें तो ये बड़ा भारी होता था, इसके अंदर कोई जदीद फीचर नहीं थे। ये सिर्फ अपने एक भारीपन की वजह से इसको कहा जाता था कि ये यानी इतनी जल्दी टूट नहीं सकता, इतनी जल्दी ये फ़ोन जो है, जैसे बहुत से फ़ोन ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि ये बड़ी जल्दी जो है ये टूट सकते हैं या ये ज़ाया हो सकते हैं। तो ये नोकिया 3310 और नोकिया 3300 की एक आप कह लें कि क्वालिटी थी, और उस वक्त उनकी बैटरी लाइफ की इसलिए मिसालें दी जाती थी ये नोकिया 3310 की कि ऐप्स ही नहीं थी। बैटरी तो आपकी ऐप्स खाती ना, तो उस वक्त ऐप्स ही नहीं थी। जी, अभी भी मिलता है कुछ मुल्कों में और इस्तेमाल भी होता है, यू कैन गो एंड, बट एनीवे ये मिला है नहीं। वो नोकिया 3310 का एक जो वर्जन है वही पुराना, वो सिर्फ इसलिए जारी किया गया था कि किसी ने यादगार के तौर पर अगर इसको इस्तेमाल करना है तो वो एक यादगार के तौर पर इस्तेमाल करे। इसके जरिए किसी किस्म की कोई जासूसी नहीं हो सकती, ना ये कोई सैटेलाइट फोन है, ना इसके अंदर कोई जदीद ऐप्स नहीं। वो कह रहे हैं कि फोन पे बात करते थे, यानी खान साहब नहीं के पास तो वो जेल एनक्रिप्टेड में नहीं है ना। एनक्रिप्टेड नोकिया 3310 के अंदर जो इस वक्त जदीद तरीन मैसेजिंग की एप्स हैं वो डाउनलोड नहीं हो सकती। नहीं वो हो सकती, लेकिन वो कह रहे हैं रासा, वो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को जेल में फोन में राब्ते में थे। नोकिया कंपनी जो है जो कि ये फोन बनाती थी, ये आज की नहीं, ये बहुत अरसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट को बिक चुकी है ये कंपनी, क्योंकि इन्होंने जब ये डिसकंटिन्यू किया था। तो वो जिस फोन की आप बात कर रहे हैं वो यादगारी एक थोड़े से फोन जो है वो जारी किए गए थे, उसके अंदर कोई ऐप जो है, हाशमी साहब इन्होंने ये नहीं, ऐप का कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में थे, वो डायरेक्ट तो कॉल की नहीं जा सकती ना, डायरेक्ट तो कॉल की नहीं जा सकती, क्योंकि जो एक रिपोर्ट सामने लाई गई थी वो ये कहा गया था कि 3 अकाउंट्स बनाए गए व्हाट्सएप के, जो कि यूरोप के नंबर थे और व्हाट्सएप के अकाउंट्स बनाए गए थे। तो नोकिया के ऊपर व्हाट्सएप के अकाउंट्स बने या किसी और मैसेजिंग ऐप के व्हाट्सएप बने, तो वो कैसे बने? फिर नोकिया से जहां पे जेल के अंदर जैमर्स होते हैं, उस नोकिया से कैसे कॉल जारी थी इंटरनेशनल? तो ख्वाजा आसिफ जो है, चूंकि ये जब बंदा दूसरी मर्तबा, यानी इसकी गवाही तो अभी मैंने एक रिसेंट कॉलम जावेद चौधरी साहब का उसमें भी देखा कि इनको पहले मर्तबा भी उन्होंने भी अब गवाही दे दी, हालांकि खान साहब के बड़े नाकिद हैं, कि पहली मर्तबा भी उस्मान डार जो हैं वो जीत गए थे। अभी रिसेंट उन्होंने कॉलम लिखा है, तो जनाब बाजवा को उन्होंने कॉल की
जनाब बाजवा को कॉल करके कहा कि मुझे इलेक्शन जितवाएं। जनाब बाजवा ने हंस के कहा कि ख्वाजा साहब बेफिक्र हो जाएं, मुझे पता है कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप इलेक्शन नहीं हारेंगे। और उसके बाद इसी कॉलम में यह भी लिखा जावेद चौधरी साहब ने कि जनाब फैज हमीद को जनाब बाजवा ने हिदायत की कि जनाब फैज हमीद आपने ये इंश्योर करना है कि उस्मान डार ना जीते, ख्वाजा आसिफ जीते। इस वजह से ये क्लेम किया गया कि जनरल फैज हमीद को ख्वाजा आसिफ से बड़ी उम्मीदें थी कि चूंकि इनको मैंने हारा हुआ इलेक्शन जितवाया तो हो सकता है कि ये मुझे आर्मी चीफ बनने में मेरा कोई साथ दें और मेरे लिए कोई लॉबिंग करें। तो इमरान खान साहब के नाकदीन भी ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इनको ख्वाजा आसिफ को इलेक्शन जितवाया। और इस मरतबा भी सबको पता है कि राना डार साहिबा से ये इलेक्शन हारे थे। तो जो शख्स बार बार इलेक्शन हार रहा हो तो वो इस तरह की कौंतली बातें करता रहता है और अपना मजाक बनवाता रहता है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें और भी हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर एक तो राय साहब इन्होंने किया ये कि सरकारी अफसरान को ये जो सोशल मीडिया है इसे यूज़ करने की अब तो एक बंदिश का आप सामना करना पड़ेगा तमाम लोगों को। एक तो व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी दीगर कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते, और जो कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई जिसमें एक पुलिस एहलकार जो था वो प्रिजन वैन, उसका जो नंबर था सरकार की तरफ से लगाया गया वो 804 था, तो उसने इशारा करके और कैदी नंबर 804 को इमरान खान को जो है वो उसे डेडिकेट किया। उसके बाद ये पाबंदियां लगी। अच्छा राय साहब, एक और काम ये हुआ कि ये जो इरफान सदीकी साहब हैं इन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज किस्म का कारनामा किया है, और इस कारनामे का ताल्लुक है जलसों के साथ। इस्लामाबाद के अंदर बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल कैद होगी और ये बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। और अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है तो 3 साल की कैद जो है वो 10 साल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ये भी एक कारनामा इन्हीं के क्रेडिट के ऊपर है। तो ये आप कैसे देखते हैं इसे, ये जो जलसा 8 सितंबर का होने जा रहा है ऐसे अगर फ्यूचर में बहुत सारे जलसे होंगे उस तनाजुर में ये सब चीजें की जा रही हैं। आई डोंट नो कि सेनेट के अंदर इस पे किस तरह ये कन्वर्ट होता है बिल के, इसको बाकायदा कानून का दर्जा मिलता है और ये बिल पास होता है या नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं राय साहब आपकी तरफ आने से पहले ये भी अपने सुनने वालों के सामने हम रख दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई और पता ये चला है कि हुमायूं दिलावर, राय साहब आपको याद है हुमायूं दिलावर साहब ये वही हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। अब उनके खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और उनके खानदान के लोगों ने जो करप्शन की है और जो उनके ऊपर मुबैना इल्जाम है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इंक्वायरी केपी हुकूमत ने शुरू कर दी है। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है केपी से। जी राय साहब। देखें आशिफ साहब, एक तो इरफान सिद्दीकी ने जो बिल पेश किया कि बगैर इजाज़त के जलसा किया गया तो 3 साल तक सज़ा दी जाएगी, ये जो बिल और इस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं इससे ये पता चल गया कि इस वक्त जो फ़ौज की एजेंसीज़ हैं यानी ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस और फ़ौज की जो दीगर एजेंसीज़ हैं वो, और इसी तरह जो सिविल एजेंसीज़ हैं जिनके अंदर आपकी IB भी है, इसी तरह पुलिस की जो एजेंसीज़ होती हैं जिनमें स्पेशल ब्रांच भी है, तो ये तमाम एजेंसीज जो कि किसी सियासी जमात की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा भी लगाती हैं, किसी सियासी जमात का जलसा हो तो उसके मुतल्लिक अपने अपने फिगर इकट्ठे करके जो सिविल एजेंसीज़ हैं वो सिविल क़यादत को, जो मिलिट्री की एजेंसीज़ हैं वो फ़ौजी क़यादत को पेश करती हैं कि इस जलसे के अंदर इतने लोग मौजूद थे, कहाँ कहाँ से आए थे, और पूरा एक आप कह लें कि ब्रेकअप जो है वो दिया जाता है। और हर जलसे के अंदर मिलिट्री जो एजेंसीज हैं उनके भी और सिविल एजेंसीज के लोग भी मौजूद होते हैं यही सब कुछ मॉनिटर करने के लिए, और ये भी बताया जाता है कि लोगों की पल्स क्या थी, लोग कितने जोशो खरोश में थे। तो अब जो इरफान सिद्दीकी जो बिल लेके आ रहे हैं, जो उन्होंने एक एफर्ट की है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है, पसे पर्दा खेल ये है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी और इस कठपुतली हुकूमत को भी ये पता चल गया है कि जो 8 सितंबर का जलसा जिसका PTI ने ऐलान कर रखा है, और PTI ने ये भी कहा कि अगर इस जलसे का NOC कैंसिल भी कर दिया गया तब भी हर सूरत में हम ये जलसा करेंगे। इससे पहले अदालतें इन जलसों की इजाज़त देती रही हैं, आखिरी वक्त पे जाके जलसे से 12-14 घंटे पहले
ये एनओसी जो है ये कैंसिल कर दिया जाता है। तो इनको ये पता चल गया है, मिलिट्री की जो यानी फौज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके फीडबैक से भी और सिविल एजेंसीज के फीडबैक से भी, कि इमरान खान साहब और पीटीआई का जो जलसा होगा ये इतना मैसिव होगा कि ये इस कठपुतली हुकूमत के इस्लामाबाद में जो ऐवान है इनके दरो दीवार हिला सकता है। जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है उस बयानिया को नाकाबिले यकीन, पहले धचका तो पहले बहुत बड़ा 8 फरवरी 2024 को लग चुका है, वो बयानिया 9 मई वाला कबूल नहीं किया गया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है मौजूदा सूरत हाल में। तो इसलिए अब ये पीटीआई के कारकुनों और पीटीआई के रहनुमाओं को डरा रहे हैं कि बगैर इजाजत जलसा किया, यानी एनओसी कैंसिल हो गया, बगैर इजाजत जलसा किया तो कारकुनों पर, रहनुमाओं पर 3 साल जो है इनको जेल हो जाएगी, 3 साल के लिए इनको जेल भेज दिया जाएगा। यानी अभी तो ये बिल बहुत इब्तदाई मराइल में है, लेकिन ये पीटीआई और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में जलसा करने से रोकने के लिए एक घटिया सी, एक आप कह लें कि साजिश है। और इतनी घटिया साजिश है कि शायद इस किस्म की साजिशों की, घटिया तरीन साजिशों की पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसके लिए इस्तेमाल किसको किया गया? सेनेटर इरफान सिद्दीकी को, जो कि अपनी हथकड़ियाँ बड़े मजलूम बन के उस वक्त दिखाते थे जब इनको गिरफ्तार किया गया था, और ये कहते थे कि मैं तो एक कलमकार हूँ और मैं तो एक राइटर हूँ, और देखें आज कलम को हथकड़ियाँ लगा दी गई। लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि इनका जो कलम है ये सियासी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी की बुनियाद पर ये सेनेटर बने। और आज ये जमहूरियत को किस तरीके से पामाल करने के लिए, जो जमहूरियत के चैम्पियन बने हुए थे, आज़ादी इजहार के चैम्पियन बने थे, किस तरह से ये जमहूरियत को पामाल कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ मकसद ये है कि इनको ये भी पता है, इस कठपुतली हुकूमत को, कि अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की या अडयाला जेल पर धरने की कॉल दे दी तो ये उस दिन इस हुकूमत के आखिरी 10-15 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो सकता है, या इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए ऑन बोर्ड लेना ये नागुज़ीर हो जाएगा। तो इसलिए ये इस किस्म के मूव कर रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदियां और इसी तरह सरकारी एहलकार तो एक तरफ, हाशमी साहब, पाकिस्तान के अंदर तो पिछले 1 महीने से व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, और व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करना जो है वो महाल हो जाता है। ट्विटर पिछले 5 माह से बंद है, और चेयरमैन पीटीए कहते हैं, जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं, कि अक्टूबर के मिड तक ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सुस्त रहेगा। तो पूरे पाकिस्तान को एक कले में तब्दील कर दें, सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ऐप्स हैं उनको बंद कर दें, दुनिया को बताएं कि हम एक जंगली माशरे से भी बदतर माशरा हैं, हमने आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगा रखी है, हमने बदतरीन यहाँ पे क्रैकडाउन कर रखा है शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत रखने के लिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? पूरी दुनिया को पता है कि ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ये कठपुतली हुकूमत की जुर्रत नहीं है कि ये पाबंदियाँ लगा सके। तो इसलिए सारे सवालात जो हैं ये अगेन मैं कहता हूँ कि जो नहीं होने चाहिए, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि ये सारे सवालात फिर इस्टेब्लिशमेंट से होते हैं। तो शरीफ ख़ानदान जो है वो इसका बेनिफिशरी है। तो इसलिए ये सोशल मीडिया पर पाबंदियां ये पहले भी किसी मुल्क में कोई ख़ास काम नहीं करती। पाकिस्तान में भी सबको पता है कि लोग वीपीएन लगा के ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो करोड़ों डॉलर्स आ रहे थे, जो फ्री लांसर बच्चे थे, हमारे नौजवान थे, जो बैरून मुल्क आईटी से, यानी पाकिस्तान में बैठ के बैरून मुल्क आईटी से करोड़ों डॉलर्स लेके आ रहे थे, वो बच्चे हमारे बेरोज़गार हो गए हैं और हमारी आईटी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। खुद जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उन्होंने एक ख़त लिखा है शहबाज शरीफ को कि कितना बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी है कि 25 करोड़ आवाम को बेशक बहिरा अरब में गर्क कर दिया जाए। शरीफों की हुकूमत, जिनको करप्ट, मफरूर, इश्तहारी बार बार अदालतों ने करार दिया, इनका इक़्तिदार बरकरार रखना, मुसल्लत रखना, ये लगता है कि 25 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को रोनते हुए ये करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। अच्छा राय साहब, एक खबर अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, और ये एक बहुत बड़ा इस्तीफा है अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात करें, और उन्होंने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई वो ये कहते हैं कि अपने लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूं कि मैं
आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं। बलूचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। मैं रियासत सदर वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूं। पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद करता हूं। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। जब भी इस मसले पर बात करूं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, उनसे माफी मांगता हूं। अपना इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में उन्होंने जमा करवा दिया। राय साहब, ये बड़ी डिवेलपमेंट है। हुकूमत नहीं मान रही और उनके इस्तीफे के हवाले से इरफान सदीकी साहब, जिनके बारे में आप बातें कर रहे थे तफसील के साथ, जो आपने पूरा इनका एक जो बैकग्राउंड है आज से पहले और जब इन्हें हथकड़ियां लगी, आप बता रहे थे राय साहब। अब उन्होंने कहा इनको राहदारी में जब इनकी मुलाकात हुई कि आए आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाते हैं, तो इरफान सदीकी साहब मना कर लेकर गए, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। व्यूअर्स, हुकूमत कैसे देखती है इस इस्तीफे को और मनाने की कोशिश की जाएगी? ख्वाजा साद रफीक ने इस हवाले से ये भी कहा कि अख्तर मैंगल साहब जो माजी के हमारे इत्तेहादी हैं, अगर आज इस्तीफा देते हैं तो ये हमारे लिए सोचने की बात है और हम उन्हें मनाएंगे। मनाते हैं या नहीं मनाते, ये अलग चैप्टर है, इस पर आइंदा हम तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।